This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह ताला इस आयत में ये फरमाते हैं, यानी हमें एड्रेस किया जा रहा है कि ऐ मोमिनो जो अल्लाह से तकवा रखते हो, जब भी बात किया करो तो सीधी किया करो। उसके बाद अल्लाह ताला हमें फरमाते हैं कि मैं दो इनाम दूंगा। नंबर वन कि तुम्हारे काम की इस्लाह फरमा दूंगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। और ये मेरा जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि जब हम बात सीधी करते हैं, साफ सुथरी करते हैं, तो उसमें सोचना नहीं पड़ता। और दूसरा जो उसमें हमें फायदा ये होता है कि हमारे काम ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाते हैं, लोग हमारे ऊपर एतमाद करना शुरू कर देते हैं और हमारे मुश्किल वक्त में हमें काम भी देते हैं। और इसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ना शुरू हो जाती हैं आपकी, और बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये मेरा बिलीव है। दूसरा, ये जो काम हम कर रहे हैं सीए का, इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में ये भी फ़इन्नमल उसरि युस्रा ये फरमाया कि फ़इन्नमल उसरि युस्रा इन्नमल उसरि युस्रा। तो जिंदगी का ये मॉडल है जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में कहा, और ये हमारे लिए तो एक वादा है कि हर तंगी के बाद आसानी है। तंगी यानी मेहनत के बाद, और अल्लाह ने दोबारा कहा, अल्लाह ताला ने, कि हर तंगी के बाद आसानी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जितनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हमें दुनिया में और आखिरत में उसका रिवॉर्ड देंगे जो हम अच्छे काम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो बेसिक इशू है वो क्या है कि आज हमने टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स पेएबल को सीखना है। आज का क्या टॉपिक है कि आज हमने टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी यानी जो हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को पेमेंट करनी है, टैक्स डिपार्टमेंट को पे करनी है। किसने? एक टैक्स पेयर ने। किसको? एफबीआर यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या है? पाकिस्तान की हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन अथॉरिटी है। इसने कितने टैक्सेस पाकिस्तान में एफबीआर ने लगाए हैं? 5। एक इसमें है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स और कस्टम ड्यूटी। तो इनमें से ये जो 4 टैक्सेस हैं, हम इनको इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं। और कस्टम ड्यूटी जो कि इनलैंड नहीं है, तो इसके लिए हम इसको इनलैंड कवर्ड नहीं, इसको कस्टम ड्यूटी ही इसको कहा जाता है। हमारा जो टॉपिक शुरू हुआ है वो इनकम टैक्स को हमने किया, क्योंकि हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स शामिल है और सेल्स टैक्स शामिल है। इनकम टैक्स 65% और इन सेल्स टैक्स जो है वो 25%। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो हमने अब स्टार्ट किया हुआ इनकम टैक्स से। तो ये जो टैक्स लायबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो टैक्स लायबिलिटी, ये टैक्स लायबिलिटी कब कैलकुलेट की जाती है? आपके एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एट द एंड ऑफ, यानी उसके बाद, आफ्टर, बल्कि कहना चाहिए आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। एंड भी कह सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर के बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 जुलाई से, और एंड होता है 30 जून को। यानी अभी जो हमारा करंट हम जिसमें चल रहे हैं वो फर्स्ट स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2020 से। अब ये एंड होगा 21 को। उसके बाद हम ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, और साल के दौरान डिपार्टमेंट हमसे एडवांस की शक्ल में, जिसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं, वो भी हमसे ले रहा होता है। अगर कहीं पर हमारा टैक्स
कट जाए, यानी हमें पैसे मिलने थे और उस इनकम में से कोई टैक्स काट ले, तो इसको डिडक्शन कहते हैं। तरीकेकार है डिडक्शन ऑफ टैक्स, इसको कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है, हमारे पास सैलरी है डिडक्शन की, कि सैलरी लोगों को मिलती है, टैक्स कट जाता है। उसके बाद उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है प्राइस बॉन्ड की। प्राइस बॉन्ड आपको मिलता है, उसमें से टैक्स कट जाता है। इसके बाद आपके पास एग्जांपल है डिविडेंड की। शेयर्स के ऊपर आपको जो प्रॉफिट मिलता है, उसमें जब उसमें से वो टैक्स काट लेते हैं। एक्सपोर्ट इसकी एग्जांपल है। बाज़ जगहों पर आपको बिल चार्ज किया जाता है और उस बिल के अंदर टैक्स लगा दिया जाता है, एडवांस टैक्स जो है। जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, यानी आपका एक्सपेंस है प्लस उसमें टैक्स भी ऐड कर दिया गया, तो इसको कलेक्शन ऑफ टैक्स कहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिडक्शन है या कलेक्शन है, सिर्फ आपसे टैक्स कलेक्ट करने का मोड है। क्योंकि इंसान जब रेवेन्यू अर्निंग एक्टिविटीज में आता है तो वो दो ही काम करता है, या तो वो कमा रहा होता है या वो खर्च कर रहा होता है। तो दोनों जगहों पर एडवांस टैक्स लगा हुआ है। जब आप पैसा कमाएंगे, जो आपको पे करेगा वो आपका टैक्स काट लेगा, तो उसको डिडक्शन ऑफ टैक्स करेंगे। जब आप किसी एक्सपेंस में जाएंगे तो वहां पर टैक्स जो है वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा, इसको कलेक्शन कहा जाता है। इसकी कौन कौन सी एग्जांपल है? जैसे आपका सेल फोन है, टेलीफोन बिल हो गया, आपको घर में बिल आता है, उसके अंदर इसको ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह जब वो गाड़ी परचेज करते हैं, नई गाड़ी परचेज करते हैं, इसी तरह आप जब इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल, कमर्शियल में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है, तो इसको कलेक्शन कहते हैं। यानी दो शक्लें होती हैं, डिडक्शन की और कलेक्शन की। एडवांस की एक और शक्ल भी होती है जिसमें आप खुद टैक्स पे करते हो, वो भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। उसको हम कहते हैं टैक्स पेमेंट अंडर सेक्शन 147 क्वार्टरली। यानी हर 3 महीने के बाद हमें खुद से भी कुछ टैक्स जमा करवाना होता है अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसिस, जिसको क्वार्टरली पेमेंट कहते हैं। क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये भी हमारे सिलेबस में शामिल। एडवांस टैक्स हमारे सिलेबस में शामिल है ही नहीं, पहले बात तो ये आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि ये टर्म्स यूज होनी है आगे, तो इसलिए एडवांस टैक्स की ये शक्लें होती है। तो टैक्स लाइबिलिटी में से आप जब एडवांस टैक्स को माइनस करेंगे, तो इससे अगर आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, यानी मैंने पे करने हैं, मेरी टैक्स लाइबिलिटी 100 है, और मेरा जो एडवांस टैक्स है विद होल्डिंग टैक्स किसी भी शक्ल में अगर वो 80 है, तो जाहिर बात है कि मुझे 20 और पे करने हैं, तो इसको कहेंगे पे। और अगर मेरी टैक्स लाइबिलिटी पे मैंने करना था 100 और 150 पे कर चुका हूँ, तो 50 रिफंडेबल है, ये डिपार्टमेंट हमें रिफंड करेगा। ये एक बेसिक हिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि इस तरह से मैकेनिज्म जो है वो चलेगा। उसके बाद जो टैक्स लाइबिलिटी है, हमने बात इसमें की थी कि टैक्स लाइबिलिटी बेस करती है टैक्सेबल इनकम के ऊपर। और टैक्सेबल इनकम के ऊपर क्या है, ये स्टेप्स क्या होंगे? असल देखिए स्टेप पे, अब मैं उल्टा चलने लगा हूँ सब। ये असल कहाँ तक पहुंच रहा है? टैक्स पेएबल तक। और टैक्स पेएबल की कैलकुलेशन कैसे होगी कि इसमें आप टैक्स लाइबिलिटी में से आप विद होल्डिंग टैक्स माइनस करेंगे, तो आपका टैक्स पेएबल आ जाएगा। ठीक है, अब टैक्स लाइबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? टैक्सेबल इनकम होना चाहिए। अब टैक्सेबल इनकम के ऊपर क्या होगा? टोटल इनकम। यानी ये कहां से निकलेगी? टैक्सेबल इनकम से क्या मुराद है? आपकी टोटल इनकम माइनस डिडक्टेबल अलाउंसेस, यानी ज़कात वगैरह जो है वो आप माइनस करें। ठीक है, अच्छा, टोटल इनकम से क्या मुराद है? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड्स हैं जिनको हम टोटल इनकम कहते हैं। तो ये स्टेप्स हैं जो मैंने चलाए। तो लेकिन चलेंगे हम कैसे कि हम सबसे पहले टोटल इनकम तक पहुंचेंगे, उसमें से ज़कात माइनस करेंगे, ज़कात वगैरह माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम तक आ जाएंगे। फिर उसका यहाँ स्टेटस फाइंड किया जाएगा। फिर हम इस तरह से इसको लेकर चलेंगे। चलें जी,
ये तो एक मैंने रीकैप कर दिया आपको सारा, और आज इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये जी कुछ बेसिक इलस्ट्रेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं। अज्यूम करें कि हमारे पास ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी, ये है मिस्टर सी। नहीं जी, वो एक तलहा पूछ रहा है कि टैक्स रिफंडेबल का प्रोसेस हमारे सिलेबस में है? बिल्कुल नहीं है, आपसे नहीं पूछा जाएगा कि इसको एक्सप्लेन करें। इंशाल्लाह ताला आपको जो चीज होगी मैं कंटेंट्स पूरे करूंगा, आप उससे परेशान ना हो। जो चीज होगी इंशाल्लाह आपको पूरी करके भेजूंगा। नहीं जी, मिस्टर ए की हमारे पास टैक्सेबल सैलरी है 8 लाख रुपया। अब ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई, इसके ऊपर हमारे चैप्टर है। मसलन सैलरी के ऊपर हमारा जो किताब का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3, 4, 5। यानी ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट हुई, ये एक अलग दुनिया है कि इसको कैसे कैलकुलेट किया गया। इसी तरह जो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हमारा चैप्टर नंबर 7 है किताब का। ठीक है, इसी तरह बिजनेस इनकम कैसे कैलकुलेट हुई है, इसके ऊपर मैं अपने नोट्स दूंगा आपको मुकम्मल। प्लस हमारी जो किताब के इसमें चैप्टर हैं वो है चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 और 15। 15 बल्कि लॉसेस का है, उसको अगर आप निकाल दें तो ये बनते हैं। कैपिटल गेन के ऊपर हमारा चैप्टर नंबर 8 है, और चैप्टर नंबर 9 हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के ऊपर है। यानी ये जो अमाउंट कैलकुलेट की है इसको सीखना है, लेकिन वो एक दुनिया है, उस दुनिया में एंटर होंगे। अभी हम इससे बाहर बाहर इंजॉय कर रहे हैं, इसको बाहर से देख रहे हैं। स्टेडियम होता है ना, लोग बाहर से देख रहे होते हैं, टिकट परचेज कर रहे होते हैं, सारा काम। तो अभी हम बाहर से जरा एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। जब एंटर होंगे तो फिर आगे हमें पेविलियन मिलेगा, कुछ लोग खेल रहे होंगे, वो आगे से एक दुनिया है। हर जगह पर एक अलग दुनिया है, उसको फिर हमने सीखना है। तो इसको जब सीख लेंगे तो ये सारा किस्सा खत्म हो जाएगा, फिर हमारा इनकम टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आ गई हमारे पास जी सैलरी 8 लाख रुपया गिवन है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गई 5 लाख, बिजनेस इनकम आ गई 12 लाख, कैपिटल गेन आ गया 4 लाख, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई 1 लाख। ये एक नहीं है, पूरे साल की सैलरी, पूरे साल की, ये बात रखनी है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पूरे साल की, बिजनेस इनकम पूरे साल की, कैपिटल गेन पूरे साल का, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूरे साल का। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये हर हेड क्या क्या चीज है, फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको कहेंगे टोटल इनकम। पहले हमारा स्टेप क्या है कि हमें टोटल इनकम को कैलकुलेट करना। ठीक है, यानी पांचों हेड्स को। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 800,000 प्लस 500,000 प्लस 1.2 मिलियन प्लस 400। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 3 मिलियन। ठीक हो गया, पहला स्टेप हो गया। स्टेप नंबर 1 टोटल इनकम की कैलकुलेशन की। ये बस आपने फ्रेमवर्क जहन में इसको बना लेना है, ऐसे रट लेना है आपने कि यार 5 हेड है और वो टोटल इनकम बस 3 मिलियन का आ गया। अब इसमें देखें डिडक्टिबल अलाउंसेस गिवन है, ज़कात गिवन है, डोनेशन गिवन है, और भी आइटम्स हैं। ये कहाँ आएंगी? ये हमारे चैप्टर नंबर 2 में आएंगी। ठीक है, वहां जाके इसकी डिटेल को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन गिवन है, अब मैंने फिलहाल आपको दी हुई है। ज़कात 30,000 और ये 50,000, तो इसमें से हम 80,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया जी 2.29 मिलियन। ये हमारे पास आ गई, इसको हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम। ये हमारा हो गया जी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 आ गया, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम, दो स्टेप हो गए। अब अगर ये इंडिविजुअल है, क्वेश्चन में गिवन है, आपको पता चल गया कि मिस्टर ए मिस्टर बी का नाम लिखा हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? या तो ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में गिवन होगा कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए, या जब आप क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो वहां होगा। ठीक है, स्टेटस जो है वहीं से हमें पता चलेगा कि ये इंडिविजुअल है।
जब भी क्वेश्चन में इंडिविजुअल होगा तो फौरन हमें डिसाइड करना पड़ेगा ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड, क्योंकि वो रेट्स हैं और रेट्स हमें एग्जाम में मिल जाएंगे। इसके लिए करना क्या है कि आपने जो टैक्सेबल सैलरी है, क्या लफ्ज मैंने यूज किया, टैक्सेबल सैलरी, इसको आपने डिवाइड करना है इसके ऊपर, टैक्सेबल इनकम के ऊपर। फॉर्मूला सुन लें, टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इनटू 100। अगर ये आंसर 75% से ज्यादा हो जाए तो फिर ये सैलरीड होगा। अगर ये 75% तक हो या 75% से कम हो तो फिर ये नॉन सैलरीड होगा। इससे क्या फर्क पड़ेगा, टैक्स रेट चेंज हो। चले अब जरा कैलकुलेट करते हैं। सॉफ्टवेयर का मसला जो है वो शुरू हो गया, अल्लाह खैर करे। अच्छा जी, तो ये अभी मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया कि इसका आंसर आ रहा है 27.40 समथिंग। ठीक हो गया। अब 75, हमने एक ही बात सोचनी है, ये 75% से ज्यादा है या नहीं है, बस। और नहीं बात कुछ सोचनी कि 75% से ये ज्यादा है या नहीं है, बस ये बात आपने सोचनी है, फिर आगे चलना। अच्छा जी, अब देखिएगा कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये नॉन सैलरीड है, तो हम एग्जाम में यहाँ लिखेंगे टैक्सेशन। ठीक है, ये टेबल जो है वो नीचे आ गया है, मैंने जब कैलकुलेशन करना। एक मिनट ठहरिएगा जरा, मैं इस टेबल को अच्छा जी, नॉन सैलरीड है तो ये हमारे पास एक टेबल मौजूद है, इसको हमने देखना है। ये है नॉन सैलरीड का टेबल। नॉन सैलरीड इंडिविजुअल को कहते हैं और एओपी दोनों के ये टैक्स रेट्स हैं, और ये हमारे पास है सैलरीड के टैक्स रेट्स। अब हमने क्या करना है, जब ये हमें पता चल गया कि ये 29,20,000 रुपया 2.29 मिलियन है, तो पहले टेबल सेलेक्ट किया, टेबल आ गया ये वाला हमारे पास। अब इसमें देखना है कि ये अमाउंट कहाँ है। ये सीरियल नंबर है, ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। हमारे लिए ये रेलेवेंट है कि टैक्सेबल इनकम जो हमें मिली हुई है वो किस ब्रैकेट में फॉल कर रही है। 4 लाख यहाँ नहीं है, 6 लाख इससे भी ज्यादा है, 12 लाख इससे भी ज्यादा है, 24 लाख इससे भी ज्यादा। हाँ, ये आ गया 30 लाख वाला ब्रैकेट यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारी जो 29,20,000 की अमाउंट है 2.29 मिलियन, वो यहाँ फॉल कर रही है। आगे देखें क्या लिखा हुआ है, ₹250,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट। अमाउंट से क्या मुराद है, टैक्सेबल इनकम, एक्सीडिंग 2.4 मिलियन। 2.4 मिलियन से जो अमाउंट बढ़ गई, यानी हमने अपनी टैक्सेबल इनकम में से 24 लाख को पहले माइनस करना है, फिर उसका 20% लेना है और उसमें ऐड कर देना है 2.5 लाख रुपया। ये 2.5 लाख की क्या फिलॉसफी है, वैसे तो हमने याद करना नहीं है इसको, ये टेबल मिलेगा हमें एग्जाम में। ये जो 24 लाख है ना, असल में ये इसका टैक्स है, असल में उसका टैक्स लॉ ने खुद कैलकुलेट करके पहले दे दिया हुआ है कि 24 लाख का चूंकि टैक्स ये है, इसलिए वो पहले उसमें से माइनस करते हैं। चलें जी, हम जरा इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी टैक्सेशन के ऊपर चलते हैं। टैक्सेशन, और ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन सैलरीड केस। बस ये आपने इतना एग्जाम में लिखना है, और यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसका टैक्स आप कैलकुलेट करने लगे हैं। ये देखिएगा, जो लॉ में लिखा हुआ 250,000 एज इट इज प्लस 20% ऑफ, और इसके साथ आपने ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट के फौरन बाद आपने टैक्सेबल इनकम को लिख लेना। कौन सी, ये जो आपने कैलकुलेट की हुई थी ये वाली।
माइनस, ऐसे तीर का निशान नहीं बनाना, ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 2.4 मिलियन वो, अब देखिएगा ये अमाउंट्स कहाँ से आई, ये मैं आपको भी बताने लगा। देखें ये किस में लिखी हुई है, टेबल में, ये गिवन थी, 20% भी टेबल में गिवन था, ये वाली अमाउंट। ये 24 लाख कहाँ गिवन है, ये भी हमारे टेबल में गिवन है, ये तो आपको गिवन है, ये आपने जो डिसाइड किया स्लैब, ये वहां से अमाउंट आई, ये वाली अमाउंट आपने कैलकुलेट की है, ये आपकी अमाउंट जो थी जो आपने कैलकुलेट की। अब इसको हल कैसे करना है, देखिएगा कि आपने पहले इसको पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है। 24 लाख में से ये माइनस करेंगे तो 2920 माइनस 24, ठीक है जी, ये उन्होंने कैलकुलेट भी कर दिया। 5 20 इंटू 0.2 प्लस 250,000, 354,000, तो हम इसको लिखेंगे 354,000। थैंक यू वेरी मच, ये आ गया। इसको कहेंगे हमारी जो टैक्स आया बेसिकली। अब इसमें एडवांस टैक्स गिवन है, ठीक है, अब आप इसमें से लेस कर देंगे विद होल्डिंग टैक्स जो आपको गिवन है। ये विद होल्डिंग टैक्स क्या एग्जाम में ऐसे ही मिलेगा, हमें ऐसे भी मिल सकता है, या ऐसे भी मिल सकता है कि वो आपको सैलरी का अलग दे दे, डिविडेंड के ऊपर अलग दे दे, आइटम्स वाइज भी दे सकता है, तो आपने इकट्ठा कर लेना। तो ये 50,000 इसमें से माइनस हो गया। तो चूंकि हमने टैक्स डिपार्टमेंट को पैसे ज्यादा देने थे लेकिन दिए कम है, तो हमारे पास जो 3054 ये हमारे पास जो आया, ये हमारा पेएबल आ गया। और यहाँ आपने डबल लाइन लगा देनी है, इसको लिखना है टैक्स पेएबल, और ब्रैकेट में आपने लिखना है विद रिटर्न। ये क्या है चीज, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये विद रिटर्न आपने लिखना है। तो दो जगहों पर आपने डबल लाइन लगाई, एक ये इसके ऊपर टैक्सेबल इनकम के ऊपर, और एक टैक्स पेएबल के ऊपर, ये आपको वो लगा दी। अब एक और बात सुनिएगा, एक दफा एग्जाम में ऐसे आया कि उसने कहा कि कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी, लेकिन एग्जाम में एडवांस टैक्स गिवन था, ठीक। तो एग्जामिनर ने टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट की और टैक्स पेएबल भी कैलकुलेट कर दिया। तो यहां से हमारे पास एक क्लू आ गया कि अगर एग्जाम के अंदर हमें टैक्स लाइबिलिटी मांगी गई हो और एडवांस टैक्स भी गिवन हो, तो हम उसको माइनस करने के बाद नीचे नोट में लिख सकते हैं, एज पर द सजेस्टेड ऑल्दो the tax liability is the requirement, however in the suggested solution of ICAP tax payable was calculated। यानी आपका आंसर इंशाल्लाह ठीक होगा। हो सकता है कि उस एग्जामिनर के पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर उसने टैक्स लाइबिलिटी तक क्लोज कर दिया हो और स्टूडेंट को ये जज करना हो कि उसको टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स पेएबल में फर्क का पता है या नहीं। तो जब आपने नीचे नोट लिखा होगा तो फिर उसको पता चल जाएगा कि हाँ यार, हमारे ही किसी सोल्यूशन के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई हुई है। तो लिहाजा लेकिन टैक्स लाइबिलिटी और टैक्स पेएबल में फर्क। तो ये मिस्टर ए का हमने कैलकुलेट कर दिया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हम जो है वो बी को छोड़ देते हैं, मिस्टर सी की तरफ चलते हैं पहले। यानी बी समझ लें कि एज एन असाइनमेंट आप कर लीजिएगा, एक एक मैं करता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। अब सी की तरफ चलते हैं। मिस्टर सी जो है, इनकी टैक्सेबल सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस इनकम भी है, लेकिन इनका कैपिटल गेन नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नहीं है। तो सवाल यहाँ पर एक नया पैदा हुआ, तो क्या अगर हमें कोई हेड ऑफ इनकम एग्जाम में ना गिवन हो तो क्या उसको लिखना है? आंसर इज नो, आंसर इज नो। दोबारा सुन लें, अगर हमें एग्जाम में 3 हेड्स ऑफ इनकम गिवन है तो 3 ही लिखने हैं, चौथा और पांचवा नहीं लिखना। एक गिवन है तो एक ही लिखना है, बाकी 4 नहीं लिखने। ये क्यों लिखे हुए हैं? क्योंकि मैं असल में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, तो वर्टिकल में काम कर रहा हूँ।
हाँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जैसे आपके सामने ये पड़ा हुआ है और वो कहता है जी इन पांचों की कैलकुलेट करें, तो यहाँ तो मजबूरी है ना, हमें वो वर्टिकल कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए अदरवाइज आपने नहीं लिखी जी। माशाल्लाह तलहा ने पहले कैलकुलेट कर लिया। तो सबसे पहले तो टोटल इनकम को कैलकुलेट हमने करना है जी। टोटल इनकम क्या है हमारे पास है जी? 2.28 लाख, 35 लाख रुपए जी। उन्होंने कहा जी इसकी जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 3.5 मिलियन। ये बेटा देखें कंप्यूटर ने जीरो का साइज बराबर रखा हुआ है, ये देखेंगे आपकी बड़ी मेहरबानी, ये देखिएगा जीरो का साइज बराबर है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया में वो क्या करते हैं, जो डिजिट लिखते हैं, होल नंबर जिसको होता है वो उसको ऐसे लिखते हैं, बाकी जीरो ये ऐसे डाल देते हैं। तो भाई ये जो है आपकी मेहरबानी, ये स्लोप नहीं बनानी है। देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा जाहिर बात है कि मैं कंप्यूटर नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये जीरो जीरो ठीक नहीं जी। 35 लाख में से आपने माइनस कर दिया 25,000, तो ये उन्होंने मुझे बता दिया कि ये आ गया 3.475 टैक्सेबल इनकम, और डबल लाइन से क्लोज कर दिया। अब क्या करना है हमने, टैक्सेबल सैलरी को 28 लाख को किस पे डिवाइड करना है, इस पे। तो आंसर देखना क्या आ गया। अभी किसी ने मुझे बताया था कि ये आंसर इसका आ रहा है 80%। तो 80% मीन 75% से एक्सीड कर गए। जब 75% से एक्सीड कर गए तो ये क्या हो गए, सैलरीड पर्सन हो गए। अब हम ये वाला टेबल नहीं देखें, ठीक है, तो पहले यहां लिख लेते हैं टैक्सेशन वो कह रहे हैं जी 81%। अच्छा, यहाँ ये सवाल कि सर क्या हमें ये 81% एग्जाम में लिखना है, द आंसर इज नो। नहीं, कभी एग्जामिनर ने इसको नहीं लिखा, आपने भी नहीं। ये सिर्फ कैलकुलेटर पे करनी है अमाउंट। जो चीज शो करनी है मैं आपको बताऊंगा कैसे ही शो करनी है। टैक्सेशन में आप यहाँ लिखेंगे सैलरीड और ऐसे लाइन लगा दें। अब देखना है 34 लाख को, तो स्टेटस फाइंड किया, नंबर वन स्टेप ए स्टेटस। स्टेटस के बाद आपने क्या किया, टेबल चूज किया, टेबल के बाद आपने स्लैब चूज की। तो ये तीन प्रोसेस होंगे टैक्स तक पहुंचने के लिए। नंबर वन दोबारा सुन लें कि आपने स्टेटस फाइंड किया, स्टेटस फाइंड करने के बाद टेबल पे चले गए, उसमें से आपने स्लैब ढूंढी। तो अब देखना 34,75,000, 3.47 मिलियन कहाँ फॉल कर रहा है। 6 लाख से ज्यादा है, 12 लाख से भी ज्यादा है, 18 लाख से भी ज्यादा, 25 लाख से भी ज्यादा है, यहाँ फॉल कर रहा है। ठीक है, अब इसमें आ गया 3,4,7,5,000, ये वाली हमारी अमाउंट है। यार टेबल में लिखनी नहीं है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसमें लिख रहा है 195,000 प्लस 17% ऑफ द अमाउंट। कौन सी अमाउंट, जो हम कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, जिसको टैक्सेबल इनकम कहते हैं, एक्सीडिंग 2.5 मिलियन। तो 2.5 मिलियन उसमें से क्यों माइनस करना है टैक्सेबल अमाउंट में से, क्योंकि इसका टैक्स ये ऑलरेडी हमें गिवन है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 25 लाख पे यही आंसर आएगा सैलरी में से। तो अब चलते हैं जी उसके ऊपर। तो ये आ गया जी हमारे पास 195,000 प्लस 17.5% ऑफ द अमाउंट 3,4,7,5। अच्छा, अब एग्जाम में अगर ऐसा हो कि जगह आगे कम है, तो वर्किंग के अंदर ये के लिख सकते हैं, एग्जामिनर लिखता है। मेन वर्क क्या कॉलम में नहीं लिखना के, ये इजाजत है, लिख सकते हैं। तो माइनस आप लिख दें, इसको के कर दें ऐसे। ठीक है जी, अभी किसी ने मुझे मैसेज किया था। तो 3,4,7,5 माइनस 2,500 इंटू 0.175 प्लस 195,000। तो ये आ गया जी हमारे पास 3,65,625, ये आ गया। और इसका एडवांस टैक्स कितना है 150। तो हम कहेंगे लेस विद होल्डिंग टैक्स। तो ये आ गया जी
215,625, इसको कहेंगे टैक्स पेएबल विद रिटर्न, ये वाला हम कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा हुआ कि सर क्या हमेशा ऐसे ही होगा कि हमें एग्जाम में टैक्स लायबिलिटी के फौरन बाद एडवांस टैक्स होगा? नहीं, इसके अंदर एक दुनिया मौजूद है। यानी ये जो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, इसके अंदर भी एक दुनिया मौजूद है जिसको हम टैक्स क्रेडिट्स कहते हैं। यानी सवाल ये है कि क्या ये जो हमने टैक्स डिपार्टमेंट को हमने जो पेमेंट्स करनी है, इसका भी प्रॉब्लम शुरू है। सवाल ये है कि ये जो हमने टैक्स डिपार्टमेंट को ये जो अमाउंट पे करनी है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम डिपार्टमेंट को पैसा ना दें लेकिन हमें डिस्काउंट मिल जाए? इसमें डिस्काउंट नहीं होता। डिस्काउंट किसे कहते हैं? पेमेंट किए बगैर। एक तो है कि आपने चीज परचेज की, पेमेंट कर दी, तो आपका बैलेंस खत्म हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है कि आप पेमेंट ना करें लेकिन आपकी लायबिलिटी कम कर दी जाए। ठीक है ना? मिसाल के तौर के ऊपर मैं भी थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं? टैक्स में इसको टैक्स क्रेडिट्स कहते हैं, उर्फे आम में डिस्काउंट समझ लें। ठीक है ना? आपने जूता खरीदने के लिए गए, शूज, उसकी कीमत है 5,000 रुपया। तो आप 5,000 देंगे, कैश दें और आपका खत्म, जूता ले जाएं। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने एक स्कीम लगा दी। उन्होंने कहा जी अगर आप 2 जूते खरीदेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अब शर्त क्या है कि आप एक जूते के साथ एक और खरीदेंगे तो हम आपको दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट देंगे। आपने एक और जूता पसंद कर लिया और वो था 3,000 रुपए का, तो शर्त पूरी हो गई, तो आपका 8,000 रुपए का बिल बन गया। ये आपकी थी लाइबिलिटी, आपने जो जूतों वालों को पे करनी है। ऐसे ही है, चूंकि अब आप दो वो कंडीशन पूरी कर चुके हैं, अब वो कहेगा जी लेस 10% डिस्काउंट, तो यानी 800 रुपया कम कर देगा। अब आपको क्या देना है? 7200 रुपया, और इसमें से आप कैश पे कर देंगे तो आपका बैलेंस नील हो जाएगा। यही होगा ना तरीकेकार? अच्छा, ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कंडीशन ना हो, ये कंडीशन हो कि जी ईद के दिनों में, यानी आप 1 रमजान से लेके तो 20 रमजान तक आप अगर कोई भी जूता खरीदेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ इन दिनों। तो अगर, अच्छा, अगर आप रमजान से पहले जाएं या 21 को जाएं तो डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो कंडीशन थी कि इन दिनों में आपने आना है, फिर आपको डिस्काउंट मिलेगा। चले, आप स्टूडेंट हैं, मैं आपको समझाने के लिए बात करता हूँ। अक्सर रेस्टोरेंट में ये लिखा होता है कि एक के साथ एक फ्री, लेकिन वो कहते हैं ये डील कब से कब तक चलेगी? बताते हैं सुबह 10 बजे से लेके ये डील 4 बजे तक है। इस दौरान अगर आप आएंगे तो आप एक पिज्जा लें प्लस एक पिज्जा आपको फ्री मिलेगा। अगर आप 9 बजे चले गए, 9 बजे तो खैर अल्लाह का शुक्र है कभी आते ही नहीं है, हम लोग जाते ही 12 बजे हैं, या 5 बजे जाएंगे तो ये डील आपको नहीं मिलेगी। उसके लिए उस शर्त का पूरा करना। तो ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसके अंदर कि आप पेमेंट ना करें तो आपको वो बेनिफिट मिलता है। इसी तरह टैक्स के अंदर भी कुछ हालात ऐसे होते हैं जहां पर आप पेमेंट नहीं करते लेकिन फिर भी आपको क्या मिलता है? उसमें डिस्काउंट मिल जाता है। उस डिस्काउंट को हम टैक्स क्रेडिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स क्रेडिट्स कहते हैं। ये क्या है टैक्स क्रेडिट? मिसाल के तौर पे, अभी बोझ नहीं डाल रहा आपके जहन के ऊपर, समझाने के लिए। लॉ कहता है जी अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस में आपको दो, लेकिन कंडीशंस होंगी।
उन कंडीशन को देखना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, तुम्हें मैं टैक्स में फायदा दूंगा। लॉ ये कहता है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लो, मैं तुम्हें फायदा दूंगा, सब कंडीशन है इसकी, ठीक है। अच्छा जी, लॉ ये कहता है कि आप जो है मशीनरी लगाओ, नई मशीनरी, पुरानी मशीनरी खत्म कर दो, मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। लॉ कहता है अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करो, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर लॉ ने डिस्काउंट दिया, और कहा कई बार तो 100% डिस्काउंट दे दिया, फ्री कर दिया। वो कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे जिसको एग्जेम्प्ट कहते हैं, फिर वो एग्जेम्पशन में चला जाता है कि आप पोटैटोज उगाओ, उनको बेचो, मैं तुमसे कोई पैसा नहीं लूंगा, फ्री, ठीक है। शलजम उगाओ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में इन्वॉल्व हो तो तुम एग्जेम्प्ट हो, हम तुमसे कोई पैसा नहीं लेंगे, और उसकी भी कंडीशंस हैं। समझ आ रही है? तो टैक्स क्रेडिट्स हैं, ये टैक्स क्रेडिट जो है ये हम जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। अच्छा, अब देखिएगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी टोटल इनकम को कम करती हैं, जिनको हम डिडक्टेबल अलाउंस कहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो टोटल इनकम को कम करती हैं, उनको हम डिडक्टेबल अलाउंसेस कहते हैं। कुछ ऐसे एक्शंस हैं जो हमारी टैक्स को कम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? टैक्स क्रेडिट्स, उर्फे आम में डिस्काउंट कह लें। वो भी कहाँ है? चैप्टर नंबर 2 में। तो खालिद साहब ने अपनी किताब में वो चीजें जो इनकम को कम करती हैं उनको भी चैप्टर 2 में डाल दिया, और जो टैक्स को कम करती हैं उनको भी चैप्टर 2 में डाल दिया। ठीक हो गया? ये हमारी इसमें चीजें थी। अब जैसे इस तरह बाकी ये जो है इनको आप जरा प्लीज असाइनमेंट में कर लीजिएगा। ये आपके पास जो है इसी तरह इसी पैटर्न के ऊपर आपने इनको वो करना। अब देखेंगे जैसे ये है ई की है ही सैलरी इनकम, तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी इसकी? 25 लाख। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2.24 मिलियन आ जाएगा। तो ये क्या है? ये आपका तकरीबन 100% ही हो रहा है, उसके करीब करीब कहीं जा रहा है। ये देखें, तो ये क्या है? फिर सैलरीड केस आ गया। तो इसके आप सैलरीड में टैक्स रेट देखेंगे और उसमें से टैक्स लायबिलिटी में से ये टैक्स माइनस कर देंगे, तो टैक्स लायबिलिटी इसकी आ जाएगी। यहाँ तक पहले कोई क्वेश्चन हो तो चलें, फिर मैं आपको अब बजट समझाने लगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लें। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर ये जो आपने टैक्स क्रेडिट्स के बारे में बताया, इसके बारे में एक दफा दोबारा बता देंगे? टैक्स क्रेडिट्स जो है, इनका सवाल ये है कि टैक्स क्रेडिट्स क्या है। डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है? टैक्स एक बहुत बड़ा टूल है लोगों को किसी खास डायरेक्शन में ले जाने के लिए। जैसे खान साहब है, खान साहब ये चाहते हैं कि लोग क्या करें? कंस्ट्रक्शन में आए। उन्होंने कहा जी कंस्ट्रक्शन में आओगे तो मैं ये फायदा दूंगा। शौकत खानम को जाके पैसे दोगे तो मैं आपको टैक्स में ये फायदा दूंगा। आप ज़कात दोगे तो तुम्हें ये फायदा दिया जाएगा। स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो हम आपको फायदा देंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम परचेज करोगे तो मैं आपको फायदा दूंगा। अब हम ये टैक्स डिपार्टमेंट को पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट हमें उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से कुछ फायदे दे रहे हैं, जिससे हमारी टैक्स लायबिलिटी कम होती है। तो लोग क्या करते हैं? फिर शौक से उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। शौक के साथ फिर उन एक्टिविटीज में क्या करते हैं? लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसको क्रेडिट्स कहते हैं। क्रेडिट मिला, आप नहीं कहते यार ये सारा क्रेडिट फलाना बंदा ले गया। देखो फलाना बंदा, क्रेडिट किसे कहते हैं? यानी फायदा, डिस्काउंट जिसको हम कहते हैं। तो उसके लिए एक है आपने एडवांस दे दिया या पेमेंट कर दी, ये तो है ही है ना, ये तो आपने पेमेंट कर दी है। कुछ ऐसी जगह भी है जहां आप टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन टैक्स में आपको फायदा दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए उन कंडीशंस को पूरा करना लाजमी होता है। अगर आप कंडीशन पूरी नहीं करेंगे, उसमें जोक आ गई तो फिर जो है वो मसला होता है। एक स्टूडेंट कह रहे जी मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या सबके साथ ऐसा ही है?
जी सर वॉइस तो क्लियर है, लेकिन ये जो टैक्स क्रेडिट्स हैं इसको ट्रीट किस तरह करेंगे हम? प्लस करेंगे, माइनस करेंगे? जी, जिशान पूछ रहा है कि ये जो टैक्स क्रेडिट्स हैं इनको माइनस, टैक्स क्रेडिट हमेशा माइनस ही होंगे, लेकिन ये एक मैंने बताया कि अभी मैं आपको स्टेडियम के बाहर से सैर करवा रहा हूं, अभी हम एंटर नहीं हुए, एंटर जब होंगे मैं बताऊंगा। लो जी, आज हम अपने सिलेबस में प्रॉपर एंटर हो चुके हुए हैं, ठीक है ना। अभी गेम शुरू ही नहीं हुई, अभी तो मैं गेम्स के असूल पढ़ा रहा हूँ आपको, सिस्टम सिखा रहा हूँ ताकि आपके जहन के अंदर एक इमेज डेवलप हो। मैं फ्रेमवर्क सेट कर रहा हूँ, फ्रेमवर्क होता है ना, मुझे याद है कि हम घर में वो शामी टिक्कियां बनाते थे पहले, तो वो घर में क्या करते थे कि उसको हाथ से बनाना, बना बना के रखना, बड़ी मेहनत होती थी। तो एक दिन बाजार गए तो वहां एक वो बना हुआ था, फ्रेम बना हुआ था, उसमें मैंने कहा ये क्या, उन्होंने कहा जी बस ये आप उसके ऊपर रखते जाएं और ऐसे करते जाएं तो ये शामी बिल्कुल एक ही साइड में निकलेगी। तो मैं फ्रेम बना रहा हूँ अभी, अब जो मादा भी आएगा उसमें डालेंगे और वो आपकी शामी टिक्कियां तैयार होती जाएंगी। तो अभी मैं फ्रेमवर्क सिर्फ तैयार कर, क्लियर, ये चीज है। तो अभी आपने, वो खान साहब क्या कहते हैं, घबराना नहीं है आपने। अभी जो चीजें सीखने वाली हैं वो यही है कि यार टैक्सेबल टोटल इनकम क्या होती है। नंबर वन, ये टोटल इनकम में से आप डायरेक्टेबल अलाउंसेस माइनस करेंगे तो टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम के ऊपर स्टेटस फाइंड करेंगे, टैक्स लायबिलिटी फाइंड करेंगे। ये स्टेप्स इंपॉर्टेंट है सीखने वाले, इनके अंदर हर कंटेंट को हमने आगे से ध्यान से देखना। ओके, चलें, अब सर मैं ये आपको दोनों बताने टेबल्स लगा भी हूँ दिखा दीजिएगा। अलजेब्रा। जी, ये मैं टेबल आपको उसमें मैसेज कर दूंगा मैं, चलिए, थैंक यू सर। ये टेबल आपको, ये आपको व्हाट्सएप पे मैसेज हो जाएगा, आपने इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। जैसे कॉलेज क्लासेस शुरू होंगी, फिर जब आप क्लासेस में आएंगे तो फिर आपको कॉपीज मिल जाया करेंगी इसकी, जो लीव्स होंगे ना। जब तक ऑनलाइन क्लासेस हैं मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में भेज दिया करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी फिर आपको इंशाल्लाह हार्ड फॉर्म में और सॉफ्ट दोनों मिल जाया करेंगे, ठीक है। और अगर ये कुछ लंबी हो गई क्लासेस तो फिर मैं ये करूंगा कि इसके प्रिंट आउट निकाल के मैं फोटोकॉपी पे प्लेस करवा दूंगा, अगर कोई जाए वहां से तो वहां से ले ले कॉपी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, मैं आपको इनकम टैक्स साइकिल सिखाने लगा हूँ। साइकिल डजंट मीन कि ये अब चलाने लगे हैं इनकम टैक्स को, मैं उसका तरीकेकार, स्टेजेस आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ऐसे बेहतर स्टेजेस ऑफ टैक्सेस क्या है। पहली स्टेज वो है आपका फाइनेंशियल ईयर, जिसमें विद होल्डिंग टैक्स कटता है, यानी फर्स्ट आप समझ लें जुलाई 2020 से हम एग्ज्यूम कर लें 30 जून 2021 तक, ये हमारा एक तरीकेकार है, इसमें हम चलेंगे, इसको कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। जब ये जून आएगा ना, ये देखिएगा आखिरी महीना आएगा जून का, अभी आपने ये बात नोट करनी है, जब जून आएगा तो जून के अंदर एक प्रपोजल आएगी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कि जनाब हम आइंदा साल, यानी आइंदा साल से क्या मुराद है कि 1 जुलाई 21 से लेके 30 जून 2022 तक कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं लॉ में, टैक्स रेट्स बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, कुछ बेनिफिट्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन, व्हाट्स एवर इट इज, इसको कहते हैं प्रपोजल। इसका लॉ के अंदर नाम होता है बिल, इसको कहते हैं बिल। बड़ा आपने सुना जी असेंबली में बिल पास होने जा रहा है, तो बिल कानून नहीं होता, बिल एक प्रपोजल होती है कि ये प्रपोजल है, ये इसको बिल कहते हैं। जब बिल पास हो जाता है तो इसको एक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्ट। अब ये कानून बना, तो बिल क्या है, प्रपोजल, और एक्ट क्या है, ये लॉ है, ये कानून का हिस्सा बन गया।
यानी जब असेंबली में पेश होगा, उसको अप्रूवल हो जाएगी, प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देंगे, तो फिर ये उसका हिस्सा बन जाएगा, यानी इजाजत मिल गई। समझे कि ये ड्राफ्ट था। जैसे आपको शायद स्टैंडर्ड में बताया हो कि पहले जो है वो ड्राफ्ट्स आते हैं, ठीक है ना, यानी आपका जो भी IS आता है ना, IFRS, तो उससे पहले इसका ड्राफ्ट आता है, ठीक है। और ड्राफ्ट जब क्लियर हो जाए सबसे, तो फिर वो कानून बन जाता है। तो ये है। अब इसको कहते क्या है, ये सुनिएगा। इसको कहते हैं फाइनेंस बिल। किस साल आया? 21 में, इसलिए इसका नाम होगा फाइनेंस बिल 2021। अच्छा, इसी तरह जो एक्ट है इसका नाम होगा फाइनेंस एक्ट 2021। तो जिस साल आएगा उसी साल वो बनेगा। अच्छा, ये बात याद रखें, किसी कानून के आगे जो साल लिखा होता है उसकी ईयर ऑफ बर्थ होता है उसका। जैसे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज एक्ट 2017, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स रूल्स 2002। तो यानी इससे पता चला कि ये वाला जो कानून था इसकी एनेक्टमेंट हुई 1984 में, इसकी 2017 में, इसमें। तो हर साल फाइनेंस बिल आता है, हर साल फाइनेंस एक्ट बनता है, लेकिन जो पिछले साल आया होगा उसका नाम होगा फाइनेंस बिल 2020 और फाइनेंस एक्ट 2020। जो अगले साल आएगा उसका नाम होगा फाइनेंस बिल 2022 और 2021। ये आखिरी हफ्ते में, वीक 1 के अंदर ये प्रेजेंट होता है और आखिरी हफ्ते में अप्रूव हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये अगले साल का काम था। आपने क्या करना है, जब आपका साल का एंड होगा तो आप यहाँ पर अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। आप यहाँ पर अपनी क्या करेंगे, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे। उसके ऊपर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे और उसकी पेमेंट करते हैं। ये नॉर्मली कब तक होता है, मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ, ये आगे आएगा कि ये कब होता है। ये आपने काम करना होता है 30 सितंबर तक, ठीक है। 30 सितंबर तक आपने काम करना होता है। ये डेट्स डिफरेंट हैं, लेकिन अभी बता रहा हूँ आपको, 30 सितंबर तक आप ये काम करेंगे, अपनी ये कैलकुलेशन करेंगे खुद। फिर ये डेटा जो है, आप ये इंफॉर्मेशन जाएंगे आईरस सॉफ्टवेयर पे। अगला स्टेप, FBR का एक सॉफ्टवेयर है, वेबसाइट है उसकी, उसका नाम है आईरस। वायरस नहीं है, आईरस। आईरस एक फूल का नाम है। आप देखेंगे, लिखेंगे ना आईरस, FBR आईरस, तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे अगर टाइम मिला। इस पे जाके आप अपनी तमाम इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। एक फॉर्म खुलेगा, इसके अंदर क्या होगा, एक फॉर्म आएगा आपके पास, ठीक है। इस फॉर्म को रिटर्न कहते हैं। इस फॉर्म को क्या कहते हैं, रिटर्न। एक नई चीज आपके पास आई, रिटर्न। इसको कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। इसको इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, इसको, इस फॉर्म को। रिटर्न अंग्रेजी में मतलब हुआ वापस आना। यहाँ रिटर्न से क्या मुराद है, आपने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। नेट के ऊपर पता नहीं क्या क्या कहानियां इसकी लिखी हुई, रिटर्न से ये मुराद है। मैं भी आपको कोई ना कोई कहानी सुना सकता हूँ। रिटर्न डजंट, बस यही मतलब है, किसी ने इसको इजाद किया, कैसे किया, हमारी बिला से। रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म है, एक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर आप 3 चीजें बताते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को। नंबर 1, मैं कौन हूं, अपना प्रोफाइल, अपना नाम, एनटीएन नंबर, टैक्स ईयर, हर चीज। इसमें आप अपनी इनकम बताते हो और उस इनकम पे अपना टैक्स बताते हो।
इसको जब आप सबमिट कर देते हैं ना, सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो उस सबमिशन के लिए वर्ड यूज होता है फाइल्ड। ये नई लफ्ज आपके लिए आया, यानी इसका आम उर्फे आम में इसको कहेंगे सबमिशन। ये लफ्ज ध्यान में रखना आपने। रिटर्न को फाइल करने से मुराद है रिटर्न जमा करवा दी। रिटर्न फाइल करना, ये लफ्ज यूज होगा फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, ये लफ्ज समझने वाला है, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो इसको क्या कहेंगे, सबमिशन ऑफ इनकम टैक्स फॉर्म। एक खास फॉर्म आपने जमा करवा दिया। अच्छा, अगर कंप्यूटर नहीं है तो ये मैनुअल भी मिल जाता है, आप अपने पास टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवा दोगे, जी मेरा नेट नहीं आ रहा, मेरा ये मसाइल हैं, तो ये आप प्लीज जमा कर ले, वो जमा करके स्टैम्प करके आपको वापस कर देंगे। तो इसके दोनों सोर्सेज हो सकते हैं, आप नेट पे भी जाकर भी करवा सकते हैं और मैनुअल भी जमा करवा सकते हैं, इंटरनेट पे भी और मैनुअल, दोनों तरीकों से ये जमा हो जाता है। ये बात समझ आ गई। तो इनकम टैक्स रिटर्न क्या हुई, आज के बाद रिटर्न वापस आना नहीं है, एक फॉर्म है, एक डॉक्यूमेंट है, फाइल करना, जमा करवा। अब जब आप जमा करवा देंगे, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में 15 लाख लोगों ने रिटर्न जमा करवा दी, ठीक है। अब क्या ख्याल है, तमाम पाकिस्तानी ठीक है, बल्कि पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, उनको पता होता है कि बहुत सारे लोगों ने झूठ बोला है, इसके अंदर गलत बात की है, उसका ऑडिट होना चाहिए, उसकी असेसमेंट होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो उसके बाद क्या होता है कि इन 15 लाख में से कुछ लोग चूज किए जाते हैं ऑडिट के थ्रू, ठीक है, बैलेटिंग होती है इनकी। आप देखें, अगर आपका प्राइस बॉन्ड में नाम निकलेगा ना, तो लोग आपको मुबारक देंगे, जी मुबारक हो जी, आपका बैलेटिंग में नाम आ गया, हज पे, हज के लिए बैलेटिंग में नाम आ गया, जी मुबारक हो आपके लिए, फला जगह पर प्लॉट में नाम आ गया। जब इधर आपका नाम आएगा ना, तो आपको कोई मुबारक नहीं देंगे, कहेंगे अच्छा यार कोई बात नहीं, अल्लाह को ऐसे ही मंजूर है। इसको कहते हैं डिटेल स्क्रूटनी, टीएस, डिटेल स्क्रूटनी। इसमें कोई आपको मुबारक नहीं देगा, आप गालियां देंगे अगर कोई मुबारक देगा। यानी आपका नाम आ गया, मिसाल के तौर पे उन्होंने 10,000 लोगों को चूज कर लिया और इनसे कहा जाएगा वो इंफॉर्मेशन जो तुमने उस फॉर्म में जमा करवाई है उसकी डिटेल लेके पहुंच जाओ फलां दिन। हम चेक करेंगे क्या वो डिटेल वाकई मौजूद है, बिजली के बिल, सुई गैस के बिल, अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी लेके आ जाओ। ठीक हो गया। अब इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं असेसमेंट प्रोसेस। ये किसी का बेटा वो माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करें। असेसमेंट प्रोसेस मीन चेकिंग होने लगी है आपकी। क्या सबकी चेकिंग होती है? नहीं, कुछ लोग सिलेक्ट किए जाते हैं। क्या ये लाजमी है बैलेटिंग में ही नाम आए? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर किसी का नाम नहीं है लेकिन कमिश्नर को शक पड़ गया कि ये बंदा टैक्स चोरी कर रहा है, हाँ, उसको खुद भी कॉल की जा सकती है, लॉ ने कमिश्नर को इजाजत दी है, अगर उसका नाम उसमें शामिल नहीं, आप फिर भी उसको कॉल कर सकते हो, कितने लोगों को, जितने लोगों को चाहे ये कॉल कर सकते हैं, कब जब दिल चाहे कर सकते हैं, इसका टाइम फ्रेम भी है। अब आपकी असेसमेंट हो गई। अब इस असेसमेंट में क्या हो सकता है, इफ यू आर हैप्पी, आप कहते जी वाकई मेरी असेसमेंट ठीक हुई है, तो ओके। अगर आप अनहैप्पी हैं, आपको गुस्सा आया कि यार ये मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये गलत मेरी असेसमेंट कर रहे हैं, जाहिर बात है कमिश्नर कुछ क्वेरीज लगाएगा ना कि आपने टैक्स चोरी किया, आपने ये किया, ये किया, ये किया। तो फिर अगर आप चाहें तो इसके खिलाफ अपील में जा सकते हैं। इस असेसमेंट में क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, जी मेरे साथ ज्यादती की जा रही है तो मुझे प्लीज इसमें इनको रोका जाए। इस अपील के 3 इसके पास स्टेप्स हैं, स्टेजेस हैं।
राइट। एक है कमिश्नर, यानी सबसे पहले आप टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाएं। एक है अपैलेट ट्रिब्यूनल और एक है हाई कोर्ट। लेकिन डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, स्टेप बाय स्टेप। पहले कमिश्नर के पास जाएंगे कि जनाब ये बंदा जो है मेरे साथ प्रॉब्लम कर रहा है। कमिश्नर अगर आपकी बात, अगर आप उससे एग्री नहीं तो आप अपैलेट ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे, ये भी ये हाई कोर्ट के पास ही है। और अगर आप वहां से भी मुतमिन नहीं तो फिर हाई कोर्ट में चले जाएं। इसके साथ एक और भी इदारा है जिसको हम एडीआर कहते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अच्छा, ये वाला जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, ये आपका सारी जो चीजें हैं ना, ये एक ही चैप्टर में है। 17वां या 18वां चैप्टर है आपका, उसमें ये सारी चीजें हैं आपकी किताब में, कि जिसको उसका नाम है चैप्टर का 17वां। ठीक है, शायद पहले ये 17वां चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है रिटर्न असेसमेंट एंड अपील। ये उस चैप्टर का नाम है। ये एक प्रोसेस मेरा बेटा, ये चलता है सारे का सारा। और ये एक चीज होती है, एक बच्चे ने भी क्वेश्चन किया, वो जरा ले ले। एक बच्चे ने क्वेश्चन ये किया कि सर जिसको रिटर्न फाइल नहीं करना आती उसके लिए कौन काम करता है? तो ये इसीलिए तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं भाई, इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं कि लोगों से कहते हैं भी हमसे काम करवाएं। इसीलिए तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों का ये काम करें। हमारा काम यही है ना, ये ऑडिट करें, ये टैक्स की रिटर्न हम नॉर्मली फाइल करते हैं, लोगों का केस लड़ते हैं जाके, ये सारा उनकी चीजें करते हैं। ठीक है, ये। अच्छा जी, आज हमने क्या पढ़ा? इनका सवाल ये है कि क्या रिटर्न फाइल करने के बाद बंदा फाइलर हो जाता है? ये फाइलर और नॉन फाइलर की बात कर रहे हैं। देखिए, फाइलर और नॉन फाइलर का फायदा और नुकसान क्या है। अगर एडवांस टैक्स किसी का विदहोल्डिंग टैक्स 4% है ना फाइलर का, तो अगर आप उस लिस्ट में शामिल नहीं हैं तो आपका 8% होगा, 100% ज्यादा होगा। ये बात याद रखें। अगर 10% है तो ये 20% हो जाएगा। अगर गाड़ी पे 1 लाख रुपया है तो नॉन फाइलर को 2 लाख रुपया देना पड़ेगा, डबल होता है। एक तो उसको ये नुकसान होता है, एडवांस टैक्स बहुत इसको देना पड़ता है। दूसरी बात कि फाइलर कैसे हुआ जाता है। फाइलर होने का तरीकेकार ये है कि आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे, और रिटर्न फाइल करने के बाद अगर आपने रिटर्न लेट फाइल की और अगर इसमें कोई पेनल्टी है, जुर्माना है, तो वो भी आप पे करेंगे। तो फिर एक लिस्ट होती है जिसको हम एटीएल कहते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। जब उसमें आपका नाम आएगा फिर आप फाइलर होंगे। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे पास नेशनल टैक्स नंबर मौजूद है, मैं फाइलर क्यों नहीं हूं? भाई, एनटीएन डजंट मीन कि आप फाइलर हैं। फाइलर तब होंगे जब आप रिटर्न फाइल करेंगे और आप अगर पेनल्टी थी पे करेंगे, सरचार्ज, फिर आपका नाम आएगा। तो रिटर्न फाइल करने के बाद नाम आता है, वैसे इसमें नाम नहीं आता, जो कंडीशंस हैं वो। अच्छा जी, आज हमने क्या किया? आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक हमने दोबारा प्रैक्टिस की टोटल इनकम की, टैक्सेबल इनकम की, टैक्स लाइबिलिटी की, टैक्स पेएबल की। एक हमने इसकी प्रैक्टिस की। दूसरा, आज हमने इसके साथ टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करने के साथ सैलरीड और नॉन सैलरीड को भी सीखा कि इसको कैसे करना। फिर हमने स्टेजेस ऑफ टैक्सेस को आज सीखा। स्टेजेस में हमने कहा कि आप फाइनेंशियल ईयर में
आप विद होल्डिंग टैक्स देंगे। जब विद होल्डिंग टैक्स देने के बाद आप एंड के ऊपर रिटर्न को फाइल करेंगे। साल का जब खत्म होगा उस रिटर्न के ऊपर आपका असेसमेंट में नाम आ सकता है, ऑडिट में नाम आ सकता है, और उसके खिलाफ आप अपील में भी जा सकते हैं। ये मैंने आपको चीजें बताई, और प्लस इसके साथ मैंने आपको फाइनेंस बिल बजट का बताया कि बजट में जून के अंदर पहले फाइनेंस बिल आता है, और ये फाइनेंस बिल जब अप्रूव हो जाए तो फिर उसको फाइनेंस एक्ट कहते हैं। और ये फाइनेंस एक्ट अगले साल के लिए होता है, प्रोस्पेक्टिव होता है, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होता, प्रोस्पेक्टिव होता है, यानी अगले साल के लिए, अगले जुलाई से जून तक के लिए ये एप्लीकेबल होता है। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बताई हैं कि ये एक चीज है। कल से हमारा अब प्रॉपर काम स्टार्ट होगा, किताब से अब मैं शुरू होगा। कल से कहाँ से चलेंगे हम? बुक से। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी बुक का चैप्टर नंबर 1 ये स्टार्ट होगा। प्रोफाइल किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी उसको लेकर चलें। ठीक है जी। तो